नमस्कार दोस्तों, द काउंसिल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद अब आज एक नवीन टॉपिक की शुरुआत करनी है। सिलेबस में आपने देखा कि हड़प्पा के बाद वैदिक काल की शुरुआत होती है, तो एक नए टॉपिक को लेकर के हम आज आ रहे हैं आपके सामने, वो है वैदिक काल। इसके पहले हड़प्पा काल की इंटायर बातों को आपने देखा। कोशिश मेरी थी पहले कि उसको 2-3 वीडियो में ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन हो नहीं पाया। 5 वीडियो लगे हड़प्पा में, और इस वैदिक काल में 2 पार्ट में इसको हम पढ़ेंगे। एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल, अभी चर्चा करते हैं। और इसमें भी एक में 2 से 3 वीडियो लगेंगे। जैसे ऋग्वैदिक काल में 2 या 3 वीडियो होगा, उसी तरीके से उत्तर वैदिक काल में भी 2 या 3 वीडियो होंगे। वो तो क्लास पे डिपेंड करता है कि कितना पे छोड़ते हैं, कितने कहाँ से अगली क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आइए आज एक नवीन टॉपिक देखते हैं, उसको वैदिक काल को। वैदिक काल, ठीक है। अब एक एक करके इसको हम टॉपिक को आगे कैसे बढ़ाना है, इसका पहले स्ट्रक्चर को देख लें। सबसे पहले इसके नाम की चर्चा करेंगे, फिर इसके काल निर्धारण की बात करेंगे, ठीक है। आप या तो ऐसे ले लीजिए, इसका स्ट्रक्चर जो हम देंगे, सबसे पहले नाम, फिर इसके काल निर्धारण कि इसका काल कहाँ से कहाँ तक किया जाए, ठीक है। और इसके बाद वैदिक काल के प्रवर्तक कौन थे, वैदिक काल के प्रवर्तक कौन थे, फिर इनका मूल निवास स्थान कहाँ था, ठीक है। मूल निवास स्थान कहाँ था, इनका मूल निवास स्थान कहाँ था, ठीक है। और भारत में आर्य संस्कृति का आरंभ एवं विकास को देखेंगे, ठीक है। तो ये जो बातें हैं, इसकी जो प्रारंभिक बातें हैं, प्रारंभिक बातों में इतनी बातों को देखेंगे। और इसके बाद जो हम देखेंगे कि इस काल के विभिन्न क्षेत्र में हमने बताया है राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक 4 क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। तो अब हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और एक एक बात को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसके नाम पे आते हैं कि इसका नाम वैदिक काल क्यों पड़ा, ठीक है। नाम वैदिक काल क्यों पड़ा, तो नाम के पीछे ये तर्क ये कहा जाता है कि चूंकि इस समय के इतिहास के विषय में जानकारी हमें वैदिक ग्रंथों से मिलती है, इसलिए इस काल का नामकरण वैदिक काल कर दिया गया। एक लाइन की बात है। तो जानकारी के स्रोत, इस काल के विषय में हम कह सकते हैं जानकारी के स्रोत क्या है, तो वैदिक ग्रंथ, ठीक है। अब देखिए, नाम वैदिक काल और जानकारी के स्रोत वैदिक ग्रंथ, ठीक है। तो ये इस समय की बातों को आपने देखा कि वैदिक काल इसको हम क्यों कहे, इसको हमने बताया। अब संपूर्ण वैदिक काल में ये देखा गया कि संपूर्ण वैदिक काल को 2 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। तो वैदिक काल का हम कह सकते हैं जो वर्गीकरण हुआ, ठीक है, वर्गीकरण होता है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल।
वैदिक काल को दो भागों में बांट करके हम पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो इसका जो हमने वर्गीकरण किया, वह वर्गीकरण का आधार क्या है, किस आधार पर संपूर्ण वैदिक काल को हम दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। वैदिक काल का आप काल यहाँ पे देख लीजिए कि 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल का काल है। ठीक है, ये वैदिक संस्कृति का जो काल है 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कि वैदिक काल को दो भागों में बांट करके हम पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो यह जो वर्गीकरण हुआ, इस वर्गीकरण का आधार क्या है, किस आधार पर हम वैदिक काल को दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। तो एक पहला जो है वह है जानकारी के स्रोत। इसका मतलब ये है कि प्रारंभ में सिर्फ एक वैदिक ग्रंथों के विषय में हमें जानकारी थी, ऋग्वेद के विषय में जानकारी थी, और बाद में कई अन्य वैदिक ग्रंथों के विषय में जानकारी होती है। तो जानकारी के स्रोत के आधार पर, पहला वर्गीकरण का जो पहला आधार है कि जानकारी के स्रोत के आधार पर हम वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं। दूसरा आधार कि प्रारंभ में लोगों का जीवन अस्थिर था और बाद में स्थिर जीवन की शुरुआत होती है। तो 1000 ईसा पूर्व से पहले तक का जो समय है यह अस्थिरता का काल है। इस समय लोग घुमक्कड़ जीवन जी रहे थे, लेकिन 1000 ईसा पूर्व में जब देखते हैं कि भारत में चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं, तो यहाँ से ये माना गया कि स्थिर जीवन की शुरुआत हो जाती है। इसलिए कि निर्माण कार्य है, तो निर्माण कार्य स्थिर जीवन में ही संभव है। तो हम कह सकते हैं कि ये दो आधार है, इस दो आधार पर हम वैदिक काल का वर्गीकरण दो भागों में किए, एक जानकारी की स्रोत और दूसरा जो हम कह सकते हैं कि जीवन शैली, कि प्रारंभ में लोगों का जीवन अस्थिर था, बाद में लोगों का जीवन स्थिर हो गया। इस आधार पर वैदिक काल का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है। अब देखिए सेकंड जो सब टॉपिक है जिस पर हम आपको बताएं कि एक एक चीज को हमें लेकर के आगे बढ़ना है। ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हमें किसी टॉपिक को पढ़ना है तो किस तरह से उसकी शुरुआत करें। जब इस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से शुरुआत करेंगे तो इंटायर बातें आपके दिमाग में आ जाएंगी। नहीं, अगर सिर्फ इधर उधर बगैर सिस्टमैटिक तरीके से जब पढ़ाई होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि भूलने की संभावना, गलत होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो अब यहाँ पर जो सेकेंड सब टॉपिक की हम बात करते हैं, काल निर्धारण। काल निर्धारण मतलब दो चीज का है, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इसके काल का निर्धारण कैसे किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि काल का निर्धारण जो होता है उसको देखना है कि काल, इसका काल कहा जाता है कि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल का काल है। उत्तर वैदिक काल का जो समय है वह 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। तो अब यहाँ पर जो समझना है, देखना है कि ऋग्वैदिक काल का जो समय है वह 1500 से लेकर के 1000 BC तक, और उत्तर वैदिक का जो समय है वह 1000 से लेकर के 600 BC तक निर्धारित किया गया है। इसके पीछे क्या आधार है, ठीक है, इसके पीछे क्या आधार है, इसको जरा समझने की कोशिश की जाए। अब देखिए ऋग्वैदिक काल का जो समय है 1000 से 1500 से लेकर के 1000 BC तक, इसके पीछे जो आधार है, जो हमने काल का निर्धारण किया, कुछ आधारों को आप समझ लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। नंबर 1, ठीक है, एक है कस्सी, इराक में है, एवं मितन्नी सीरिया में है, ठीक है। कस्सी एवं मितन्नी के अभिलेख, कस्सी अभिलेख का काल 1600 ईसा पूर्व है और मितन्नी अभिलेख का काल जो है ये 1400 ईसा पूर्व है। इन दोनों अभिलेखों में
आर्य शब्द का उल्लेख आया है और वैदिक काल के प्रवर्तक को भी आर्य कहा गया है। तो इसका मतलब ये है कि जिसके द्वारा भारत में वैदिक काल की शुरुआत हुई उसका समय इसके आसपास रहा होगा। अर्थात भारत में हम आगे देखेंगे वैदिक काल के प्रवर्तक को आर्य कहा गया है, तो भारत में आर्य संस्कृति का विस्तार इसका मतलब इसी के आसपास रहा होगा। चूंकि इन दोनों अभिलेख का काल हमें ज्ञात है, अब हमें वैदिक काल का जो समय है उसको निर्धारित करना है। मेरे पास कोई स्रोत हम लोग के पास नहीं है, तो अब जो साक्ष्य हमें मिल रहा है उसके आधार पर इसके समय का हम निर्धारण करेंगे। तो हमने कहा कि कस्सी एवं मितन्नी के अभिलेख में आर्य शब्द का उल्लेख है। कस्सी अभिलेख का काल 1600 ईसा पूर्व और मितन्नी अभिलेख का काल 1400 ईसा पूर्व है। तो विद्वानों ने इन दोनों के बीच का काल एक 1500 ईसा पूर्व निर्धारित कर दिया कि अब इन दोनों के बीच का हम समय ले लेते हैं और ये माना जाता है कि भारत में आर्य संस्कृति का जो प्रारंभ होता है वह कहाँ से होता है, 1500 ईसा पूर्व से होता है। सेकेंड, दूसरा जो प्रमाण हम आधार कह सकते हैं, एक है बोगज़कोई अभिलेख। बोगज़कोई अभिलेख, ये बोगज़कोई जो पश्चिम एशिया की हम बात करते हैं, तुर्की, एशिया माइनर की बात करते हैं, तुर्की की बात करते हैं, वहाँ पर एक जगह है बोगज़कोई। बोगज़कोई अभिलेख में, ठीक है, इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवता का उल्लेख आता है। बोगज़कोई अभिलेख हमने यहाँ पर कहा, बोगज़कोई अभिलेख, बोगज़कोई अभिलेख ये है 1400 ईसा पूर्व का। इसमें हमने कहा कि इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवता का उल्लेख आता है और ऋग्वेद में भी इन्हीं देवताओं के नाम का उल्लेख मिलता है। इंद्र, मित्र, वरुण और अश्विन, ठीक है। जो यहाँ पर नासत्य है वही ऋग्वेदिक देवता में अश्विन है। तो कहने का मतलब ये है कि बोगज़कोई अभिलेख में जिन देवताओं के नाम का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में भी उन देवताओं के नाम का उल्लेख मिलता है। तो इससे भी यह अनुमान लगाया गया कि भारत में ऋग्वैदिक काल की शुरुआत इसी के इर्द गिर्द रहा होगा। तो विद्वानों ने इसीलिए इसकी ऊपरी सीमा जो है वह 1500 ईसा पूर्व निर्धारित कर दिया। तो ये आपने देखा कि इसका ऊपरी सीमा जो है 1500 ईसा पूर्व मान लिया गया। अब देखिए, अब उत्तर वैदिक काल पे आते हैं। इसका मतलब कि उत्तर जिस काल, जहाँ से उत्तर वैदिक काल की शुरुआत होगी वहाँ पर ऋग्वैदिक काल समाप्त हो जाएगा। तो उत्तर वैदिक काल का जो काल समय निर्धारण किया गया वह 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। भारत में जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला 1000 ईसा पूर्व का पश्चिमी यूपी के क्षेत्र में, और उस 1000 ईसा पूर्व में पश्चिमी यूपी के गंगा घाटी के ऊपरी क्षेत्र में, पश्चिमी यूपी नहीं कहिए, गंगा घाटी के ऊपरी क्षेत्र में यह देखा गया कि एक मृदभांड मिला जिसे चित्रित धूसर मृदभांड कहा गया। और उस चित्रित धूसर मृदभांड के जो काल निर्धारण किया गया तो वह लगा कि वह है 1000 ईसा पूर्व का। तो चूंकि हमने अभी तुरंत इसके पहले कहा कि जब भी निर्माण कार्य होगा, ठीक है, अर्थात शिल्प एवं उद्योग का विकास होगा, तो उसके लिए जरूरी है कि स्थिर जीवन का होना, उसके लिए स्थिर जीवन का होना जरूरी है, क्योंकि निर्माण कार्य स्थिर जीवन में ही संभव है, घुमक्कड़ जीवन में संभव नहीं है। तो चूंकि 1000 ईसा पूर्व से भारत में चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य मिलने लगते हैं, इसीलिए 1000 ईसा पूर्व से काल बदल जाता है और उसको उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। 600 ईसा पूर्व तक आते आते हम देखते हैं कि इसके बाद इतिहास में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। नवीन धातु के रूप में लोहे की उपलब्धता हो जाती है। इस समय भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होने लगते हैं, तो यहाँ से काल बदल जाता है। और चूंकि इस समय से हमारे पास लिखित स्रोत यहाँ पे भी उपलब्ध है, लिखित स्रोत वहाँ भी उपलब्ध है, तो इसीलिए 1000 ईसा पूर्व से काल बदल जाता है और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वह 1000 से
600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वैदिक काल का जो काल निर्धारण हुआ, ऋग्वैदिक काल का 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व, इसके पीछे क्या तर्क था, क्या आधार था, किस आधार पर समय का निर्धारण हुआ, इसको हमने बताने की कोशिश की। अब आइए, अब इसके प्रवर्तक कौन थे? आर्य थे। वैदिक काल के जो प्रवर्तक थे उसको आर्य कहा गया। आर्य ने ही वैदिक संस्कृति का भारत में प्रचार प्रसार किया। तो आर्य का जो मतलब होता है सभ्य, श्रेष्ठ, कुलीन। ठीक है, आर्य शब्द का जो तात्पर्य होता है वह होता है सभ्य, श्रेष्ठ और कुलीन। सभ्य, श्रेष्ठ और कुलीन जो हमने आर्य का मतलब बताया, तो इसके पीछे क्या आधार है, किस आधार पर हमने उनको सभ्य कहा, श्रेष्ठ कहा, कुलीन कहा, अर्थात एक लाइन में कहेंगे एलीट क्लास के लोग। ठीक है, अंग्रेजी में हम एक वर्ड बोले एलीट, तो यहाँ पर ये फिट बैठता है। तो आर्य को हमने सभ्य, श्रेष्ठ और कुलीन जो कहा, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों हमने उसको ऐसा कहा? तो दो बातें सामने निकल करके आती है कि एक, आर्य जो थे वो ऐसी भाषा बोलते थे जो भारत में पहले से जो लोग निवास कर रहे थे, रह रहे थे, जिसको अनार्य कहा गया, ठीक है, वो इस भाषा को नहीं बोल रहे थे। आर्य जिस भाषा को बोल रहे थे उसे इंडो यूरोपियन भाषा के नाम से जाना जाता है। अर्थात यह भाषा जो थी यह संस्कृत के क्लिष्टतम रूप को दर्शा रहा है कि यह भाषा जो थी संस्कृत के क्लिष्टतम रूप के रूप में थी। तो आर्य संस्कृति का भारत में जो आर्य भारत में आए तो वो ये यहाँ पर सभी श्रेष्ठ कहा, मतलब हमने कहा यहाँ पर कि आर्य का शाब्दिक अर्थ जो होता है सभ्य, श्रेष्ठ, कुलीन होता है। और उसको हमने सभ्य, श्रेष्ठ क्यों कहा? तो एक आधार बताया कि वो जिस भाषा को बोल रहे थे उस भाषा को यहाँ के लोग नहीं बोल रहे थे। दूसरा आधार है, दूसरे कहने का, कि उनको श्रेष्ठ, कुलीन, सभ्य जो हमने कहा कि फिजियोलॉजी में भी, स्वरूप में भी अंतर था। यहाँ के लोग और उनके जो शरीर का ढांचा है उसमें भी अंतर है। वे लोग लंबे होते थे, गोरे होते थे, छरहरे बदन के होते थे, उनकी नाक लंबी होती थी। तो आज भी आप देखिए कि हरियाणा, पंजाब और उससे ऊपर का अफगानिस्तान, ईरान के क्षेत्र में लोगों की फिजियोलॉजी लगभग इसी तरीके की शरीर का जो बनावट है इसी तरीके का है। ठीक है, तो आर्य हमने देखा कि यहाँ पर आप देखिए कि आर्य का तात्पर्य क्या होता है, आर्य का मतलब क्या होता है, और आर्य को हम श्रेष्ठ, सभ्य, कुलीन जो कहें उसके पीछे क्या तर्क है, किस आधार पर हमने उसको कहा। अब आइए, आर्यों का मूल निवास स्थान, मूल निवास स्थान को लेकर के विद्वानों में मतैक नहीं है, विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग विद्वान अलग अलग मत को दर्शाते हैं, अलग अलग विद्वान अलग अलग मत बता रहे हैं। तो मूल निवास स्थान को लेकर के विद्वान अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। सबसे पहला है कि एक है आर्यों का मूल निवास स्थान ब्रह्मर्षि देश था। मूल निवास स्थान ब्रह्मर्षि देश था। आगे चल करके ब्रह्मर्षि देश के विषय में हम बताएंगे। ठीक है, तो इस मत के जो समर्थक हैं जिन्होंने कहा है वह है गंगानाथ झा। इन्होंने कहा कि आर्य मूल रूप से ब्रह्मर्षि देश के थे और वहीं से आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार किए। ठीक है, दूसरा है मत है कि आर्यों का मूल निवास स्थान सप्तसैंधव का क्षेत्र था। आर्यों का मूल निवास स्थान सप्तसैंधव का क्षेत्र था। इस मत के जो समर्थक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, संपूर्णानंद ने आर्यों का मूल निवास स्थान सप्तसैंधव अर्थात सिंधु और उसके समीपवर्ती बहने वाली 7 नदियों का उल्लेख, इसमें उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि ऋग्वेद में, अपने मत के समर्थन में कहा कि ऋग्वेद में देवासुर संग्राम का उल्लेख आया है। ठीक है, अर्थात देव और
असुर के बीच में संग्राम का उल्लेख आया है। और असुर जब पराजित हो जाते हैं तो वो यहाँ से पश्चिम एशिया ईरान की तरफ चले जाते हैं। क्यों? उनका जो लॉजिक, उनका जो कहना है, इस आधार पर बोले हैं कि ईरान का जो एक मुख्य धार्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है जिंद अविस्ता, और उस जिंद अविस्ता में अहुरमज़दा नामक देवता का उल्लेख आया है। अहुरमज़दा असुरों के देवता थे, तो चूंकि असुर के देवता का उल्लेख वहाँ पे हुआ है और ऋग्वेद में देवासुर संग्राम का उल्लेख हुआ है, तो इसीलिए ये कहा जाता है कि यही सप्त सैंधव के क्षेत्र में जो देवासुर में का युद्ध हुआ था उसमें असुर पराजित होकर के जो ईरान चले गए, इसका मतलब ये है कि यह जो उत्तर यहाँ पे भारत में वैदिक संस्कृति का जो प्रारंभ होता है, या कह सकते हैं इनका जो मूल स्थान होता है, वह और कहीं नहीं बल्कि सप्तसैंधव का क्षेत्र होता है। ठीक है। अब तीसरी बात, जो तीसरा मत है कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत में था। इस मत के समर्थक दयानंद सरस्वती हैं। ठीक है। दयानंद सरस्वती ने अपने पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में इस बात का उल्लेख किया है, मूल रूप से बताने की कोशिश की है। दूसरी बात कि एक मत है कि आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव में था। आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव में था। इस मत के प्रवर्तक तिलक को माना जाता है। तिलक ने अपने ग्रंथ आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में इस बात का उल्लेख किया है और बताने की कोशिश की है। दूसरी बात कि एक मत है कि आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस में था। गार्डन चाइल्ड इस मत के समर्थक हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस में था। गार्डन चाइल्ड ने इस मत का समर्थन किया है। ठीक है। और एक लास्ट कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया में था। मध्य एशिया में था। इस मत के समर्थक मैक्स मुलर हैं। ठीक है। इस मत के समर्थक मैक्स मुलर हैं और मैक्स मुलर ने ये बताने की कोशिश किया, ये बताया है कि क्यों इसको हमने कहा कि आर्य का मूल निवास स्थान उन्होंने यूरेशिया बताया है। ठीक है ना, यूरेशिया बताया है और वहीं से एक शाखा आर्यों की एक शाखा मध्य एशिया की ओर आए और एक पश्चिम एशिया की ओर गए, और वही जो मध्य एशिया का जो क्षेत्र है वहीं से आर्य भारतीय सीमा में प्रवेश किए। तो इस तरीके से जो मध्य एशिया का जो मत है इसको अभी तक का सर्वमान्य मत माना जाता है। अधिकांश विद्वानों ने आर्यों के मूल निवास स्थान को मध्य एशिया से जोड़ करके देखा है, इसलिए कि जो आर्यों का जो वहाँ पे ईरान में जो हम कहते हैं कि जो उनके जो ग्रंथ हैं, ईरानियों के जो ग्रंथ हैं और ऋग्वेद, इन दोनों में बहुत सी बातें की समानता है। जैसे कि देवताओं के नामों में समानता है, वृक्षों के नामों में समानता है। तो बहुत जिन देवताओं का उल्लेख ईरानी ग्रंथ जिंद अविस्ता में किया गया है, जिन पशु पक्षी और वृक्ष का उल्लेख जिंद अविस्ता में किया गया है, उसका उल्लेख ऋग्वेद में भी हुआ है। और इस तरीके से इस आधार पर यह कहा जाता है कि जो मैक्स मुलर ने जो अपने मत में बताने की कोशिश की है कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया ही मानना उचित होगा, तो अभी तक की स्थिति है कि अधिकांश विद्वान इस मत पे सहमत हैं। यद्यपि अभी विवाद इस पे बना हुआ है कि कुछ लोगों का कहना है कि कुछ विद्वानों का कहना है कि आर्य भारत में बाहर से नहीं आए थे, सेंट्रल एशिया से नहीं आए थे, आर्य भारतीय ही थे और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद एक नवीन संस्कृति का इन्होंने विस्तार किया। तो ये चीज़ें मूल निवास स्थान को लेकर के विद्वानों में मतभेद है, लेकिन अभी तक हो सकता है कि बाद में रिसर्च चल रहे हैं, विद्वानों के बीच में तर्क वितर्क चल रहे हैं, हो सकता है बाद में ये साबित हो जाए कि आर्य बाहर से नहीं आए थे,
भारतीय मूल के ही थे, भारत के ही थे। लेकिन वर्तमान में जब अभी अभी प्रश्न पूछा जाएगा कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है, तो आपको उसमें सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया ही उत्तर में लगाना उचित होगा। देखिए, आर्य संस्कृति का भारत में आरंभ और विकास। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भी बताया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, उसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चंस जो मिलेंगे यहीं से मिलेंगे, ठीक है ना। कई बार पूछा गया है, बोगज कोई अभिलेख में निम्न देवताओं में से किसका नाम उल्लेख नहीं है, या बोगज कोई अभिलेख में किन देवताओं के नाम का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और उसमें 4 देवता का नाम दे देगा, उसमें से एक अभी हटाना होगा। तो हमने बता दिया है आपको कि बोगज कोई अभिलेख में किन देवताओं के नाम का उल्लेख मिलता है, अभी चर्चा हमने किया। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं कि ये सारे, हमने पहले भी कहा है कि टॉपिक में जिन चीज़ों का उल्लेख हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से क्वेश्चन या तो पूछे गए हैं या भविष्य में क्वेश्चन बनेंगे। तो ध्यान रखना है, एक एक चीज़ दिमाग में बैठाते चलना है। कि हमने सबसे पहले नाम पे चर्चा किया कि इसका वैदिक काल नाम क्यों किया गया, वैदिक काल को 2 भागों में क्यों बांटा गया, उसकी वर्गीकरण जो होता है उसके पीछे आधार क्या है, इसका वैदिक काल का, ऋग्वैदिक काल का जो समय है, उत्तर वैदिक काल का जो समय है, उसका निर्धारण हुआ है समय का, तो उसके पीछे क्या आधार है, ठीक है। वैदिक काल के प्रवर्तक कौन हैं, और इसके वैदिक काल के प्रवर्तक कौन है, और आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर है। अभी तक की चर्चा ये थी, यहाँ तक की चीजों को आप देख रहे थे। अब देखिए, अब आर्य संस्कृति का आरंभ एवं विकास, ये है आर्य संस्कृति का आरंभ एवं विकास। इसको जरा सा देखिए, ठीक है। कहाँ से आर्य संस्कृति की शुरुआत होती है और कैसे उसका विस्तार होता है, ठीक है। तो भौगोलिक क्षेत्र भी इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि आर्य संस्कृति का जो आरंभ होता है वह होता है सप्त सैंधव के क्षेत्र से। मतलब ये कहा जाता है कि आर्य भारत में जो आए, तो आने के बाद, ठीक है, आने के बाद सबसे पहले वो सप्त सैंधव के क्षेत्र में निवास किए। तो सप्त सैंधव का मतलब होता है सिंधु एवं उसके समीपवर्ती बहने वाली 7 नदियों के क्षेत्र। तो आर्य भारत में आए तो सबसे पहले सिंधु एवं उसके समीपवर्ती बहने वाली 7 नदियों के क्षेत्र में निवास किए। इसी को सप्त सैंधव का क्षेत्र कहा जाता है। तो इसमें देखेंगे कि सप्त सैंधव मतलब सिंधु एवं उसके समीपवर्ती बहने वाली 7 नदियों के क्षेत्र। तो कौन कौन नदी है सप्त सैंधव में, इसको जरा सा देख लीजिए। एक है सिंधु नदी, ठीक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु का उल्लेख आया है। एक है सिंधु नदी, दूसरी नदी है वितस्ता, ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। वर्तमान में इसको झेलम के नाम से हम जानते हैं, वितस्ता जिसको वर्तमान में हम झेलम के नाम से जानते हैं। एक नदी है अस्कनी, जिसको वर्तमान में हम चिनाब के नाम से जानते हैं। अस्कनी जिसको वर्तमान में हम चिनाब के नाम से जानते हैं। हम बता रहे हैं ऋग्वैदिक नदी, और वर्तमान में उसका क्या नाम है इसको देख लीजिए। अस्कनी जिसको वर्तमान में हम चिनाब के नाम से जानते हैं, परुष्णी जिसको वर्तमान में हम रावी के नाम से जानते हैं, परुष्णी जिसको वर्तमान में हम रावी के नाम जानते हैं। सिंधु एवं उसके समीपवर्ती बहने वाली 7 नदियों को हम बता रहे हैं। एक है शतुद्री जिसे वर्तमान में सतलज के नाम से जानते हैं।
एक है विपाशा, जिसे वर्तमान में व्यास के नाम से जानते हैं, विपाशा जिसको वर्तमान में व्यास के नाम से जानते हैं, और एक है सरस्वती जिसे घग्गर के नाम से जाना गया। ठीक है, सरस्वती जिसे घग्गर के नाम से जाना गया। तो ये हमने कहा कि आर्य जब भारत में आए थे तो आने के बाद चूंकि मध्य एशिया से आए, ऊपर से आए, तो जाहिर सी बात है कि यहीं पर भारत के जो पश्चिमोत्तर का क्षेत्र है वहीं पर निवास करेंगे। तो ये आर्य जब आए तो पश्चिमोत्तर के क्षेत्र अर्थात सप्त सैंधव का क्षेत्र था, सिंधु एवं उसके समीपवर्ती बहने वाली 7 नदियों का क्षेत्र था, जो अफगानिस्तान और भारत में ये बहने वाली नदी है। क्योंकि पाकिस्तान उस समय भारत का ही पार्ट था, तो इसलिए हम कहते हैं कि अफगानिस्तान और भारत में ये बहने वाली, वर्तमान में अगर कह सकते हैं तो अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान में ये बहने वाली 7 नदियां थी। तो आर्य सबसे पहले आकर के यहीं पर अपना निवास स्थल बनाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ समय जब रहे, धीरे धीरे अपनी संस्कृति का विस्तार कर रहे हैं, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उनकी जरूरतें बढ़ रही है। अब वो धीरे धीरे क्या करेंगे, उसके बाद अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे। जब जाहिर सी बात है कि जब जनसंख्या का विस्तार हो जाता है, परिवार में देखते हैं जब अधिक लोग हो जाते हैं तो क्या होता है कि पहले एक घर में रहते थे, अब 5 घरों में रह रहे हैं, इसलिए कि अब परिवार की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। तो वहां पर भी देखेंगे कि जैसे जैसे आर्यों की जनसंख्या में वृद्धि हुई, उनकी जरूरतें बढ़ी, उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। तो आर्य कुछ समय बाद देखा गया कि आर्य अब जो सिंधु सप्त सैंधव का क्षेत्र है उससे बाहर निकल करके अब वो एक ब्रह्मावर्त में अपना निवास स्थल बनाए। मतलब आर्यों का जो पहला विस्तार होता है सप्त सैंधव के बाद, वह ब्रह्मावर्त में होता है। ब्रह्मावर्त का क्षेत्र जो है कुरुक्षेत्र एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्र को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है। जो कुरुक्षेत्र दिल्ली और हरियाणा का जो क्षेत्र था और उसके आसपास का जो क्षेत्र था, दिल्ली का ऊपरी क्षेत्र हरियाणा का क्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्र को क्या कहा गया, ब्रह्मावर्त। कहाँ पर है ये कुरुक्षेत्र, तो हरियाणा में है। तो आर्यों ने अपना पहला विस्तार जो किया वह कहाँ पे किया है, ब्रह्मावर्त के क्षेत्र में किया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो मुख्य बात समझने की जो मुख्य बात है वह यह है कि आर्य का जो भारत में आरंभ और विस्तार होता है, अर्थात इनको कह सकते दूसरे शब्दों में भौगोलिक विस्तार होता है, वो भारत में प्रारंभ में कहाँ से कहाँ तक हुआ। अगर हम आर्य, चूंकि यहाँ पर सप्त सैंधव की नदियों की हमने बात की है, तो अब नदियों की थोड़ी सी बात कर ली जाए कि वैदिक ग्रंथों में कुल 31 नदियों का उल्लेख आता है, 31। ऋग्वेद में अकेले 25 नदियों का उल्लेख हुआ है और उन नदियों में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। यद्यपि ऋग्वैदिक काल का ये जो सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नदी थी, जिसको नदीतिमा के नाम से जाना गया है, अर्थात प्रमुख नदियों में प्रमुख नदीतिमा कहा गया है सरस्वती को। तो सबसे प्रमुख नदी कौन थी, नदीतिमा, सरस्वती नदी। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। तो नदी के विषय में जो ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है उसकी बात हमने की। ऋग्वेद में हिमालय की एक चोटी मुजवंत पर्वत का उल्लेख हुआ है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक वैदिक आर्यों का जो विस्तार होता है वह विस्तार है हिमालय के उत्तरी क्षेत्र से लेकर के गंगा के हम कह सकते हैं पश्चिमी क्षेत्र तक, और दूसरी बात कह सकते हैं कि इसका जो विस्तार होता है यहाँ से यहाँ तक हुआ। उसके बाद कह सकते हैं कि पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर के पूरब में राजस्थान के उत्तरी भाग तक। ठीक है, इस क्षेत्र में प्रारंभिक आर्यों का विस्तार होता है। ये आर्य वहां पर आकर के रुकते हैं और वहां पर अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। तो आर्य आए पहले और जिस क्षेत्र में निवास किए उस क्षेत्र की ये मूल बातें थी जिसको कि आपने अभी देखा।
ठीक है। हम यहाँ पर आर्यों के विषय में और आर्य के जो प्रारंभिक स्वरूप था उसके विषय में बताएं कि आर्य जब भारत में आए थे तो किस प्रकार के थे, घुमक्कड़ जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो उसी आधार पर हमने काल का निर्धारण किया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आर्य संस्कृति का भारत में कैसे आरंभ और विस्तार होता है। तो ये बात इसलिए बताए कि यहाँ तक चूंकि हमें अब आगे एक एक टॉपिक को लेकर के चलना है। एक चूंकि यहाँ पर हम इसका विस्तार ब्रह्मावर्त तक ही रखे हैं, प्रारंभिक बात कर रहे हैं, आगे का विस्तार होगा ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश और आर्यावर्त, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब यहाँ पर इसके बाद जो है अब एक एक टॉपिक को लेकर के चलना है। चूंकि ये तो हम आर्यों की वैदिक काल की मूलभूत बातों को बताए, जो बेसिक बात थी कि इसका नाम से लेकर के और आर्य संस्कृति का आरंभ और विकास था। अब वैदिक काल को जो हमने दो भागों में बांटा, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उसको लेकर के अब हम एक एक करके चलेंगे। तो आज मुझे आशा है कि वैदिक काल के विषय में जो चीज़ हम आपको बताए हैं, जो बेसिक बात हम वैदिक काल के विषय में बताए हैं, वो बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रश्न हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से भी बनेंगे कि नदियों का नाम दे देगा, प्राचीन नाम और वर्तमान नाम, ठीक है। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, पहले उसको क्या कहा जाता था और वर्तमान में उसका क्या नाम है, इन नदियों के विषय में ध्यान रखना है। ब्रह्मावर्त का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, इसको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन जो यहाँ पर हम बार बार चर्चा करें कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और भविष्य में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में कुल कितनी नदियों का उल्लेख हुआ है, ऋग्वेद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन थी, सबसे अधिक उल्लेख किस नदी का हुआ है, ठीक है ना। गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है, यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको दिमाग में बैठा करके रखना है। यहाँ से भविष्य में भी क्वेश्चन बनेंगे, बने तो ही हैं लेकिन भविष्य में भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो ये वैदिक काल की कुछ बेसिक बातें थी। अब कल जब आपसे मुलाकात होती है तो हम शुरुआत करते हैं ऋग्वैदिक काल से, ठीक है। धन्यवाद।